गुड मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ रहे थे प्रकाश परावर्तन अपवर्तन समतल सतह से। उसके हम आज प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, परावर्तन के नियम लिखिए। या प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन का नियम लिखकर नामांकित चित्र बनाइए। तो प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। और दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, अपवर्तन के नियम लिखिए। तो अपवर्तन का पहला नियम, किसी एक वर्णी प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की चाल तथा अपवर्तन कोण की चाल में एक निश्चित अनुपात होता है। और दूसरा नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। अगला प्रश्न है, दो माध्यम ए व बी के अपवर्तनांक क्रमशः VA तथा NA तथा NB है। इनमें से किस माध्यम में जाने पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है? यदि NA जो है वो अधिक है NB से, तो दोनों माध्यम A व B के अपवर्तनांक क्रमशः NA तथा NB हैं। तो इसमें से A माध्यम से B माध्यम में जाने पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव होगा यदि NA अधिक है NB से। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? इसके लिए क्या आवश्यक है? जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश करने की बजाय उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्तें हैं। पहला है कि प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से सदैव अधिक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अपवर्तन की घटना के दैनिक जीवन में कोई दो उदाहरण। तो अपवर्तन की घटना के दैनिक जीवन में दो उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला है कि तारों का टिमटिमाना। तारों की दूरी पृथ्वी से अत्यधिक है। तारों से चलने वाला प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न परतों से होता चलता है। विभिन्न घनत्व की ये परतें उस प्रकाश का विचलन कभी कम या कभी अधिक कर देती है, जिससे तारे की स्थिति बदली हुई प्रतीत होती है। इस कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न है, पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, क्यों? तो CAB एक सीधी छड़ है जिसका कुछ भाग PA पानी के अंदर डूबा हुआ है। जब डूबा हुआ भाग पानी से देखने पर A' जैसा दिखाई देता है, तो स्पष्ट है कि भाग A' व भाग BC अलग अलग सरल रेखा है। अतः पानी के अंदर डूबी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि A से चली दो प्रकाश किरणें वायु में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाती है। फलतः A का प्रतिबिंब A' पर दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं? सघन माध्यम में आपतन कोण का मान वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश के बराबर हो पूर्णांक कोण कहलाता है। इसे IC से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है आंकिक प्रश्न। प्रकाश वायु में 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। इसके लिए हम ये सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। वायु में के सापेक्ष कांच का अपवर्तन है A μg बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। A μg का मान है 1.5 बराबर का बराबर वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और कांच में प्रकाश की चाल हमको निकालना है। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा और हल करने पर उत्तर आएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका अर्थ यह है कि इसका क्रांतिक कोण 24 अंश के लगभग होता है। अतः हीरे के भीतर ऐसी अनेक किरणें अधिक पहुंचती जिनके लिए आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। ये किरणें अनेक बार हीरे से के भीतर परावर्तित होकर दर्शक के पास पहुंचती है और हीरा अधिक चमकदार दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण बर्फ में प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी? बताइए क्यों? वायु में गमन करती प्रकाश किरणें बर्फ में प्रवेश करती है तथा तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि वायु विरल माध्यम है और बर्फ सघन माध्यम है। हम जानते हैं कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगला प्रश्न है, जब हम दर्पण से वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तब प्रतिबिंब की दूरी वस्तु से दूरी में क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब हम दर्पण से वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं तब प्रतिबिंब की दूरी वस्तु से दूरी बढ़ जाती है, क्योंकि दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उस दूरी पर प्राप्त होगा जितनी दूरी पर दर्पण के सम्मुख वस्तु रखी जाती है। फलस्वरूप प्रतिबिंब हमें
वस्तु से छोटा दिखाई देता है। फिर यहाँ पर हमको अंतर देखना है निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक में। जब प्रकाश की किरण निर्वात या वायु से चलकर किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम से के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू से दर्शाते हैं और इसे ए म्यू 2 से दर्शाते हैं। फिर है अगला प्रश्न है उत्क्रमणिकता का सिद्धांत क्या है। तो उत्क्रमणिकता का सिद्धांत जब कोई प्रकाश किरण जिस मार्ग पर जाती है स्थिति उलट देने पर वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, इसे प्रकाश की उत्क्रमणिकता का सिद्धांत कहते हैं। और इस चित्र को हम बनाएंगे। फिर अगला प्रश्न है तालाब में स्थित मछली वहाँ स्थित नहीं होती है। स्थित मछली वहाँ स्थित नहीं होती है जहाँ वह दिखाई देती है। क्यों? तो हम ये देखेंगे कि मछली जो है मछली जल में स्थित होती है और इसको हम जो है वायु विरल माध्यम से देखते हैं। तो मछली से आने वाली प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम पे आपतित होती है, इसलिए वह अभिलंब से दूर हट जाती है और जिसका और यदि हम अपवर्तित किरण को पीछे की तरफ मिलाते हैं तो हमको मछली का आभासी प्रतिबिंब नजर आता है, जिसके कारण हमको मछली जहाँ होती है वहाँ हमको दिखाई नहीं देती है। फिर अगला प्रश्न जो है वो हम ये देखेंगे कि हवा के बुलबुले पानी पर नजर आते हैं। क्यों? तो जब वायु के बुलबुले जल के भीतर बनते हैं तो वे चमकने लगते हैं, क्योंकि जब प्रकाश की किरणें जल से हवा में प्रवेश करती है तो किरणें क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर वायु के धरातल पर आपतित होती है। वे सभी पूर्णांक परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुँचती है, जिससे जल के भीतर वायु के बुलबुले हमको चमकते दिखाई देते हैं। फिर अगला प्रश्न जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।